नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की लाल किला के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम लाल किला घूमने गए थे। तो यहाँ पर इतिहास से जुड़े बहुत सारा जानकारी दिया गया है जो इस वीडियो में दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग किला है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में बनवाना शुरू किया था और इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से किया गया है। इसी कारण इसे लाल किला कहा जाता है। मुख्य बिंदु। एक, निर्माणकर्ता मुगल सम्राट शाहजहां। 2, निर्माण काल 1638 से 1648 के बीच। 3, स्थान पुरानी दिल्ली, भारत। 4, वास्तुकला शैली मुगल वास्तुकला, इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण। 5, मुख्य द्वार लाहौरी गेट जो मुख्य प्रवेश द्वार है। 6, महत्वपूर्ण इमारतें दीवान-ए-आम सार्वजनिक दरबार, दीवान-ए-खास निजी दरबार, रंग महल, मोती मस्जिद। ऐतिहासिक महत्व। लाल किला मुगल साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2007 में मान्यता मिली। ब्रिटिश शासन के बाद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने मुगलों के इस किले को अपने सैन्य ठिकाने के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद यह भारतीय सरकार के अधीन है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ लाल किला से जुड़ी और भी रोचक तथा ऐतिहासिक जानकारी जो कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में म्यूजियम भी दिखाया गया है। बहादुर शाह का तलवार और भी बहुत कुछ। 1857 के समाचार पत्र, राज्य हड़पने की नीति, बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान, बेगम की वस्त्र, नौबत खाना, मुमताज महल, जफर महल, शाही स्नान घर इत्यादि। लाल किले का विस्तृत इतिहास। 1, शाहजहां की राजधानी का परिवर्तन। शाहजहां पहले आगरा में शासन कर रहा था, लेकिन उसने अपनी राजधानी को शाहजहानाबाद, अब पुरानी दिल्ली, में स्थानांतरित किया और वहीं लाल किले का निर्माण करवाया। 2, निर्माण में लगा समय और लागत। लाल किले का निर्माण करीब 10 वर्षों में पूरा हुआ और उस समय इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए मानी जाती है, जो उस युग में बहुत बड़ी राशि थी। 3, किले का आकार और फैलाव। यह किला लगभग 256 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी हैं और ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। 4, कला और वास्तुकला। लाल किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं, बल्कि एक शानदार महल परिसर था। इसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी, झरोखे, फव्वारे, बाग बगीचे और झीलें थी। यह मुगल समृद्धि का प्रतीक था। 5, नहर-ए-बहिश्त, स्वर्ग की नहर। किले के अंदर एक कृत्रिम नहर बनाई गई थी, जिसे नहर-ए-बहिश्त कहा जाता था। यह यमुना नदी से पानी लाकर महलों को ठंडा और सुंदर बनाती थी। लाल किले से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल। 1857 की क्रांति। जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो बहादुर शाह जफर को इसी किले में कैद किया गया और फिर ब्रिटिशों ने उन्हें रंगून, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया। 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार झंडा फहराया और
ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। आज के समय में लाल किला यह भारतीय इतिहास और संस्कृति की पहचान बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। किले के अंदर एक संग्रहालय म्यूजियम भी है, जिसमें मुगल काल और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। लाइट एंड साउंड शो के जरिए लाल किले का इतिहास दर्शकों को सुनाया जाता है। गुप्त खत लाल किला साल 1946 था। आजादी की आंधी पूरे भारत में चल रही थी। लाल किले की दीवारों के पीछे एक रहस्य दबा था, एक गुप्त खत जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता था जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। एक रात एक जवान क्रांतिकारी अर्जुन लाल किले की दीवार फांदकर भीतर घुसा। उसके पास एक नक्शा था। उसके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी ने मरने से पहले उसे सौंपा था। उस नक्शे में उस खत का ठिकाना बताया गया था, जो अंग्रेजों की एक गहरी साजिश को उजागर कर सकता था। गुप्त खत 1857 में लखनऊ। साल था 1857। लखनऊ की गलियां बारूद की गंध से भरी थी। हजरत महल ने बगावत का बिगुल बजा दिया था। पूरे अवध में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ रही थी। इन्हीं हलचलों के बीच रेजिडेंसी की दीवारों के पीछे से एक गुप्त खत निकला था। यह खत ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े जासूस ने लिखा था, जिसमें लखनऊ और दिल्ली के बागियों की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी थी। लेकिन यह खत कहीं खो गया। लखनऊ के चौक बाजार में एक नन्हा खानजादा, जिसका नाम अजहर था, गलती से उस खत का मालिक बन गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में जो कागज है वह सिर्फ स्याही और कागज नहीं, बल्कि एक आग है जिससे बगावत की लौ और भी तेज हो सकती है। अब सवाल यह था, क्या अजहर उस खत को सही हाथों तक पहुंचा पाएगा, या अंग्रेज उससे पहले पहुंच जाएंगे? अब कहानी और भी दिलचस्प हो रही है। गुप्त खत 1857 में लखनऊ और अब दिल्ली के गद्दार। इन तीनों शीर्षकों को एक ही कथा में पिरोया जा सकता है, जिसमें साजिश, देशभक्ति और विश्वासघात सब कुछ हो। यह रहा अगला हिस्सा, एक नए अध्याय के रूप में। अध्याय 2, दिल्ली के गद्दार। दिल्ली, जुलाई 1857। लाल किले के भीतर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक खोखले तख्त पर बैठे थे। नाम भर का सम्राट, लेकिन दिल अब भी हिंदुस्तान की धड़कनों से जुड़ा था। इसी किले की दीवारों में एक दरबारी नवाब मीर सलीम ने अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली थी। चांदी के सिक्कों के बदले उसने बगावत की सारी खबरें अंग्रेज कमांडर हडसन तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। उधर लखनऊ में अजहर को मिला वह गुप्त खत दरअसल मीर सलीम द्वारा अंग्रेजों को भेजी गई एक चिट्ठी थी, जिसमें दिल्ली के कई क्रांतिकारियों के नाम थे जिन्हें धोखे से पकड़ा जाना था। अब वह खत अजहर के पास था, और अगर वह खत दिल्ली के सच्चे सिपाहियों तक पहुंच गया तो दिल्ली के गद्दार का नाम सबके सामने आ जाएगा। पर क्या अजहर लखनऊ से दिल्ली तक सही सलामत पहुंच पाएगा? जलियांवाला बाग स्मारक का प्रतिरूप भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक अत्यंत दर्दनाक और महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाने वाला प्रतीक है। यह स्मारक न सिर्फ इतिहास की एक झलक देता है, बल्कि उन अनगिनत निर्दोष लोगों की कुर्बानी का भी प्रतीक है जिनका खून 13 अप्रैल 1919 को वहां बहा था। अगर आप प्रतिरूप से मतलब वास्तुशिल्पीय रूपरेखा, आकार विन्यास या कलात्मक प्रस्तुति से ले रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक सारांश देता हूँ। जलियांवाला बाग स्मारक का प्रतिरूप एक विवरण। स्थान अमृतसर, पंजाब। स्थापना 1961 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। मुख्य संरचना
स्मारक का केंद्र बिंदु एक ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से बना शिखर ऑब्लिस्क है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फुट है। यह शिखर एक लौ के आकार में बना है, जो उस जलती हुई आत्मा का प्रतीक है जिसने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। चारों ओर 13 अप्रैल 1919 की घटना के निशान, दीवारों पर गोलियों के असली निशान अब भी संरक्षित हैं। वह कुआं, मार्टर्स वेल, भी संरक्षित है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे। 120 से अधिक लोग वहीं शहीद हुए थे। संदेश: यह स्मारक सिर्फ एक पत्थर की रचना नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की चेतना का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, इसकी कीमत हजारों मासूम जानों ने चुकाई है। पंजाब में अत्याचार एक गहरा, संवेदनशील और ऐतिहासिक विषय है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और उसके बाद की कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इस शीर्षक के तहत कई कालखंडों के अत्याचारों की चर्चा हो सकती है। एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ब्रिटिश शासन के सबसे क्रूर कृत्यों में से एक। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह घटना पंजाब में ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक बन गई। 2, गद्र आंदोलन और उसका दमन। 1914 से 15 में शुरू हुआ यह आंदोलन पंजाब से ही पनपा था। अंग्रेजों ने गदरियों को फांसी, काला पानी और जेलों में डाला। कई गांवों को सजा दी गई सिर्फ संदेह के आधार पर। 3, 1947 का विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। पंजाब विभाजन का मुख्य केंद्र था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। महिलाओं पर शोषण, घरों की लूट और मानवता का ह्रास हुआ। 4, 1984 के सिख विरोधी दंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय पर हमले हुए। हजारों सिख मारे गए। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता या मिलीभगत की बातें सामने आईं। 5, 1980 से 90 का उग्रवाद और मानवाधिकार हनन। आतंकवाद के दौर में आम नागरिक दो पाटों में पिसे, उग्रवादी और पुलिस सेना दोनों के बीच। फर्जी एनकाउंटर, लापता लोग और न्याय का अभाव आम हो गया। निष्कर्ष: पंजाब में अत्याचार केवल इतिहास नहीं है, यह स्मृति है, जिंदा ज़ख्मों की, कुर्बानियों की और इंसाफ की तलाश की। पंजाब ने इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान, संस्कृति और संघर्ष की भावना को बनाए रखा। पंजाब 1919 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत निर्णायक, दुखद और क्रांतिकारी वर्ष। यह वह समय था जब पंजाब सिर्फ एक भूगोल नहीं था, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के बीच जंग का केंद्र बन चुका था। पंजाब 1919 ऐतिहासिक परिदृश्य। एक, रॉलेट एक्ट और जनता में रोष। 1919 की शुरुआत में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत किसी को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। पंजाब में इस एक्ट का भारी विरोध हुआ, क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ था। 2, सत्याग्रह और आंदोलन की लहर। महात्मा गांधी ने देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे नेताओं ने जनसभाओं का नेतृत्व किया। अमृतसर आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए जुटे थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलवा दी। हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। कुएं में छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश करने वाले भी नहीं बचे।
4. पंजाब में मार्शल लॉ। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों को पेड़ों से बांधकर मारा गया, जबरन उठक बैठ कराई गई, कोड़ों से पीटा गया। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। 5. पंजाबियों की प्रतिक्रिया। यह अत्याचार पंजाब की आत्मा को झकझोर गया। भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों की सोच यहीं से प्रभावित हुई। देश भर में ब्रिटिश राज के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना तेज हो गई। निष्कर्ष। पंजाब 1919 इंच एक ऐसा साल था जिसने एक और भारतीयों के मन में डर पैदा किया, तो दूसरी ओर आज़ादी की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। जलियांवाला बाग केवल एक घटना नहीं, भारत की आज़ादी की चेतना का स्थायी प्रतीक बन गया। जफर महल, दिल्ली के बहादुर शाह जफर की विरासत का आखिरी निशान, एक भव्य लेकिन अब लगभग भूला हुआ ऐतिहासिक स्मारक। जफर महल, एक परिचय। स्थान: महरौली, दिल्ली। निर्माण काल: मूल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर शाह ने करवाया। इसका विस्तार और वर्तमान रूप बहादुर शाह जफर ने 19वीं सदी के मध्य में दिया। महत्वपूर्ण तथ्य: एक मुगलों का आखिरी महल। यह मुगल साम्राज्य की अंतिम वास्तुशिल्पीय धरोहर मानी जाती है। यह महरौली क्षेत्र में स्थित है, जहां मुगल सम्राट गर्मियों में ठहरते थे। 2. बहादुर शाह जफर की कब्र की इच्छा। बहादुर शाह जफर ने इच्छा जताई थी कि उनकी कब्र जफर महल के पास बने रोजा मकबरे में बने, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उन्हें रंगून, अब यंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। जफर महल में उनका मकबरा खाली है, जो आज भी इतिहास का मूक साक्षी बना है। 3. स्थापत्य शैली। लाल बलुआ पत्थर से बना मुख्य प्रवेश द्वार, हाथिया दरवाजा, खास मुगल शैली में है। अंदर एक बड़ा आंगन, बरामदे और जमीन पर बने चबूतरे हैं। यह परिसर अब काफी जर्जर हालत में है, मगर इसकी बनावट आज भी मुगल वास्तुकला की गवाही देती है। आज की स्थिति: जफर महल अब उपेक्षा का शिकार है। पर्यटक कम आते हैं और स्थानीय लोग इसके ऐतिहासिक महत्व से अनजान हैं। मुमताज महल, एक ऐसा नाम जो प्रेम, सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। यह नाम सुनते ही ताजमहल की छवि आंखों के सामने उभर आती है। लेकिन मुमताज महल केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि मुगल इतिहास का एक संवेदनशील अध्याय थी। मुमताज महल और शाहजहां की प्रेम कहानी। मुमताज और शाहजहां का रिश्ता सिर्फ राजनैतिक नहीं, बल्कि गहरे प्रेम का था। वह शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। हर युद्ध, हर यात्रा में मुमताज उनके साथ रहीं। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ दिया। उसी प्रेम और शोक से प्रेरित होकर उन्होंने बनवाया ताजमहल, जो आज प्रेम का 7वां अजूबा माना जाता है। मुमताज महल का ऐतिहासिक महत्व। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने लंबे समय तक राजकीय समारोहों में भाग नहीं लिया। जिसे दिल ने चाहा वो महल बन गई, जिसके जाने से रूह भी बदल गई। मुमताज न थी सिर्फ एक रानी, वो तो थी इश्क की सबसे खूबसूरत निशानी।